जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 29 जनवरी 2024 और 29 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और खुद से एक संकल्प लेते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर के बैठे और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं उसे आप नोट कीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन मेन सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस टाइटल जीता यानिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? यानिक सिनर है। देखिए यानिक सिनर की बात करें तो इटली के प्लेयर है। किस देश के प्लेयर हैं? ये इटली के प्लेयर हैं। रोहन बोपन्ना भारतीय प्लेयर हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और डेनियल मेदवेदेव रशिया के प्लेयर हैं। तो यानिक सिनर के बारे में और भी डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस कैटेगरी के तो आपको तो पता चल गया, वीमेंस कैटेगरी किसने जीता, मिक्स डबल्स किसने जीता, सब कुछ जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले तो मैं आपको यानिक सिनर से मिलाता हूं। तो ये है, आप देख रहे हैं, ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं यानिक सिनर। इन्होंने किसको हराया है? तो डेनियल मेदवेदेव को हराया जो कि रूस के प्लेयर हैं। किसे हराया है? डेनियल मेदवेदेव को हराया जो कि रूस के प्लेयर हैं और पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पे यहां पे कब्जा कर लिया है। तो सिनर हैज वॉन द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ हिज करियर। देखिए सिनर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का फाइनल जीतने वाले इटली के सबसे पहले खिलाड़ी भी हैं ये। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो वीमेंस टाइटल है, यानी यहां पर वीमेंस सिंगल्स इवेंट है, उसे किसने जीता है? तो आर्याना सबलेंका ने जीता है। आर्याना सबलेंका आप यहां पर देख पा रहे हैं। 2023 का जो ग्रैंड स्लैम हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी यहां पर 2023 में भी जीता, 2024 में भी जीता। तो लगातार 2 बार ये जीत चुकी हैं वीमेंस सिंगल्स इवेंट को। और आर्याना सबलेंका की अगर हम बात करें, ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो आप याद रखिएगा ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं, बेलारूस देश की हैं। अब इन्होंने किसको हराया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किनवेन झेंग, तो चीन के हैं किनवेन झेंग, उनको हरा करके यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन पर कब्जा किया है आर्याना सबलेंका, आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स की हम बात करेंगे। तो मेंस डबल्स में आपको एक खिलाड़ी और दिख रहा है, ये भारतीय खिलाड़ी है, ये है रोहन बोपन्ना। 43 इयर्स के हो गए, 43 साल के हो गए हैं और सबसे उम्र दराज इन्होंने यहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है, लेकिन मेंस डबल्स कैटेगरी में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को रोहन बोपन्ना ने यहां पर जीता है। इनके साथी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, मेंस डबल्स यानी 2 लोग हैं यहां पर। तो इनका नाम है मैथ्यू एब्डेन। क्या नाम है? मैथ्यू एब्डेन। 43 इयर्स के रोहन बोपन्ना है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल्स खिताब जीता है। ठीक है, तो ये ऐसा कारनामा करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर कौन है जिसने यहां पर मेंस डबल्स को जीता है? तो यह रोहन बोपन्ना। इसके पहले 2017 में फ्रेंच ओपन भी जीता था, तब ये मिक्स डबल्स था। मिक्स डबल्स का मतलब होता है एक यहां पे महिला होती है, एक पुरुष होता है, उसे मिक्स डबल्स बोलते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों बात यहां पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की आ रही है। तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। आफबू मैंने आपको कई बार बताया। तो जो जनवरी का महीना होता है, इसी महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। 1905 में से स्टार्ट किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस कोर्ट में खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों यहां पे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है, तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। नोवाक जोकोविच के पास एक और यहां पर 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का भी खिताब है। तो टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जीते नोवाक जोकोविच ने। तो ग्रैंड स्लैम आपको मैंने बताया 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इन सबको मिला के ग्रैंड स्लैम इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा। टाटा समूह और एयरबस के द्वारा H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कहां की जाएगी? वेयर विल बी
H125 हेलीकॉप्टर बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द टाटा ग्रुप एंड एयरबस। तो दोस्तों टाटा जो समूह है जो कि भारत का है, एयरबस जो है यूरोपियन एयरबस, यूरोपीय है ये, तो इन दोनों मिलकर के यहां पर वडोदरा में क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। देखिए बेंगलुरु की डिस्कस कर ले तो बेंगलुरु में हाल ही में बोइंग कैंपस का उद्घाटन किया गया है। चेन्नई में क्या हुआ है, तो वैश्विक समुद्री सम्मेलन चेन्नई में हुआ है। गांधीनगर में क्या हुआ है, तो आपको मैंने बताया था कि गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट समिट हुआ है, इन्वेस्टर समिट हुआ है। गांधीनगर में क्या हुआ है, सेमिकॉन इंडिया हुआ है, सम्मेलन हुआ है। गांधीनगर में एक और चीज हुई है, वो मैंने आपको बताया था कि जो पारंपरिक औषधि सम्मेलन हुआ है, कहां पर, गांधीनगर में हुआ है। और करौल में गांधीनगर में इफ्को का प्लांट भी स्थापित हुआ है। तो गांधीनगर से संबंधित मैंने आपको 4 से 5 करंट अफेयर्स बता दिए। अब आइए आगे बढ़ते वडोदरा की तरफ, जिसमें टाटा समूह और एयरबस दोनों मिलकर के H125 हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो देखिए जो एयरबस है वो फ्रांस की कंपनी है और टाटा तो आप सभी को पता है भारत के, तो दोनों मिलकर के यहां पर गुजरात के वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर्स जो आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट के तहत यहां पर डेवलपमेंट की जाएगी। दोस्तों बात यहां पे टाटा समूह की आई है, तो टाटा समूह कब स्थापित हुआ, 1868 में, और यह एक प्रकार का प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन है, तो जमशेदजी टाटा है, रतन टाटा इसके एमेरिटस चेयरमैन है, नटराजन चंद्रशेखरन इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। एयरबस की बात करें तो फ्रांस की है एयरबस, और यहां पर हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्लैगनेक फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 789 डेज से आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं डेली 6 AM पर। अगर आपको सच में मेरी मेहनत लगती है तो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। दोस्तों इस क्लास की जो विशेष बात है आइए उस पर भी गौर करते हैं। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास मिलती है, सबसे कम समय में क्लास मिलती है, आपको स्टैटिक जीके भी यहां पर प्रदान किया जाता है। तो साथियों यहां पर हम आपको करंट अफेयर्स लगातार दे रहे हैं, इन सभी विशेषताओं के साथ भारत के सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स जरूरी है। दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो कहां पर मिलेगी, आइए इसी भी जान लेते हैं। तो दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है, आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा। आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स पर पिन करवा देता हूं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप यहां पे डाउनलोड करेंगे तो ई बुक सेक्शन में जाएंगे, तो यहां पर आपको अलग अलग क्लास की ई बुक्स भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ जो है डेली करंट अफेयर्स में आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ लगातार प्रोवाइड की जा रही है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड अपडेट्स। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है। अब आइए समझते हैं डिजिटल कोड 2.0 एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया है। तो दोस्तों 28 जनवरी 1950 को यहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और सुप्रीम कोर्ट का ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मनाया गया और उसमें पीएम मोदी जी शामिल हुए। तो इन्होंने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट्स, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च की इसी उपलक्ष्य पर। देखिए 75 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के और 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जैसा कि मैंने आपको बताया 28 जनवरी 1950 को की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत का एपेक्स कोर्ट कहा जाता है, भारत का शीर्ष अदालत कहा जाता है। भारत में एक इंटीग्रेटेड कानून की व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड कोर्ट है। सबसे ऊपर जो एपेक्स है, जो सबसे ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट है, सेकेंड नंबर पे हाई कोर्ट है, थर्ड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस प्रकार से एक हायरार्की बनी हुई है। तो यहां पे हम बात करें तो यह एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका क्या मतलब है सर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि संविधान जब बना था तब से इसका उल्लेख किया गया, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। इस वजह से दोस्तों इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। आर्टिकल 124 से लेके 147 तक यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, जो कि पार्ट नंबर 5 में है और चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है।
इसके वर्तमान जो CGI है वो है DY चंद्रचूड़, और यहां पर ये 50 नंबर के CGI है, ये भी आप याद रखिएगा। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 34 है, CGI को मिला करके 33 अदर जजेस होते हैं, उनकी संख्या मिला के 34 स्ट्रेंथ अभी पूरी कंप्लीट है, 34 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। दोस्तों बात हमने एप्लीकेशन की थी, पोर्टल की थी, तो कुछ और भी एप्लीकेशन पोर्टल आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए उसे भी रिवाइज करते हैं। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। राजस्थान सरकार ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट को लॉन्च किया है। विरासत पोर्टल को गृह मंत्रालय ने, सरपंच संवाद एप्लीकेशन को असम के राज्यपाल ने लॉन्च किया। कमेंट बॉक्स पे बताइए असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है। इस सरपंच संवाद एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगा कि पूरे भारत के सरपंच को एक साथ जोड़ा जाएगा और आपस में सॉल्यूशंस निकाला जाएगा कि किस प्रकार से ग्राम सभा को चलानी है, यहाँ पर किस प्रकार से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर रखा जाएगा, सॉल्यूशन भी निकाला जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना की जो पहली महिला सूबेदार बनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इनका नाम है प्रीति रजक। क्या नाम है? प्रीति रजक नाम है। देखिए दिशा नाइक की हम बात करें तो एयरपोर्ट की ये पहली महिला फायर फाइटर बनी है। पहली महिला फायर फाइटर कौन है? दिशा नायक है। दीपिका मिश्रा को यहां पे सम्मानित किया गया, वायुसेना की पहली ऑफिसर है जिन्हें सम्मानित किया गया है। गीता राणा लद्दाख में पोस्टिंग होने वाली ये पहली ऑफिसर जो लद्दाख में पोस्ट हुई है। प्रीति रजक के बारे में बात करते हैं जो कि पहली महिला सूबेदार बनी है। तो पहले प्रीति रजक को आपको दिखाता हूं, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रीति रजक। देखिए प्रीति रजक इसके पहले जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स में शामिल थी। तो भारतीय सेना की मशहूर ट्रैप शूटर है, ठीक है, ये शूटर है, हवलदार थी, अब इन्हें प्रमोट किया गया है, सूबेदार बना दिया गया। तो प्रीति रजक का जो संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है, तो पहली सूबेदार बनने वाली है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पिक किया है। 2022 में चीन में हुआ था 19वां एशियन गेम्स और उसमें ट्रैप वुमेन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल भारत को दिलाया था। इसके अलावा ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कोरिया के चांगवोन में हुआ था, ISSF वर्ल्ड कप इंडिविजुअल टीम में भी सिल्वर मेडल दिलाया था। अब दोस्तों बात यहाँ पे महिलाओं की है, तो जितनी भी प्रथम महिलाएं यहां से निश्चित 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने लगभग 10 से 15 महिलाओं के बारे में बताया है, आइए एक एक करके जानते हैं। तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, स्काई डाइवर आप जानते हैं एरोप्लेन चलता है उससे कूदा जाता है, उसे स्काई डाइविंग कहते हैं, तो लंस नायक मंजू है। JNU की पहली महिला कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित है। जम्मू कश्मीर में पहली बस ड्राइवर कौन है? पूजा देवी है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत है। भारत की महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह है। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा है। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी हैं। भारतीय सेना की पहली महिला जज ज्योति शर्मा तो मैंने आपको बताया। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M वीरा लक्ष्मी है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा है। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हीना जायसवाल है। तो यहां पर मैंने सारे प्रथम महिलाओं के बारे में डिस्कस किया। अब आइए बढ़ते अपने करंट अफेयर्स के कारवां को बढ़ाते हैं, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है? तो मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की नासा ने। नासा ने बोला है कि मंगल ग्रह पर पानी है और नासा ने इसकी पुष्टि की है। इसरो तो आप सभी को पता है कि भारतीय स्पेस एजेंसी को इसरो बोलते हैं। CNSA चाइना की स्पेस एजेंसी, JAXA जापान की स्पेस एजेंसी है। तो जो रोवर यहां पर भेजा गया था नासा का, मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मंगल ग्रह पर जो रोवर भेजा गया था इसका नाम है परसिवेरेंस। क्या नाम है? परसिवेरेंस रोवर। रोवर क्या होता है? देखिए 2 प्रकार से आप देखेंगे कि जब भी लैंडिंग होती है किसी भी प्लैनेट पे, किसी भी, आपने चंद्रमा में भी अभी लैंडिंग चंद्रयान की देखी थी, तो एक लैंडर होता है, लैंडर विक्रम था, आपको याद होगा चंद्रयान 3 में, और जो वहां पे इन्वेस्टिगेशन करता है, जो वहां पे ऑब्जर्वेशन करता है, उसे हम बोलते हैं रोवर बोलते हैं। तो उसका नाम प्रज्ञान था, आपको याद होगा। ऐसी अलग अलग देश इनका नाम अलग अलग रखते हैं। तो जो रोवर जहां पे रिसर्च कर रहा है, आप यहां पर एक रोबोट देख रहे हैं, इसे परसिवरेंस बोलते हैं।
तो मंगल ग्रह पर इसने पानी के सबूत यहां पर देखे हैं, इसकी जानकारी धरती तक पहुंचाई है। 2021 में नासा ने यहां पे मार्स के लिए ये मिशन भेजा था रोवर को, और ये अब जाकर के डेटा जो है हमें यहां पर दे रहा है। तो मंगल ग्रह पर एक क्रैटर, इसका नाम है जजीरो क्रैटर, वहां से सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं। इसके अलावा रोवर ने यह भी बताया है कि जब आप जमीन के 65 फीट नीचे चले जाओगे तो वहां पे आपको मिट्टी के कण में भी नमी देखने को मिलेगी। देखिए मंगल जो है लाल ग्रह है, इससे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। आइए मंगल ग्रह से संबंधित जीके को मजबूत करते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि मंगल ग्रह रेड कलर क्यों होता है, आखिर वो लाल रंग का क्यों होता है? तो इसके पीछे है आयरन ऑक्साइड। तो इसमें आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है, इस वजह से इसका रंग लाल होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मंगल में कितने चंद्रमा है? तो मंगल में 2 यहाँ पे चंद्रमा, इसका नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डीमोस। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोबोस जो है मून किस प्लैनेट का है, तो आप बताएंगे कि मार्स का है। अब हमारे सोलर सिस्टम को आप देख पा रहे हैं जिसका नाम मिल्की वे है। तो ये सन है, और फिर इसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, और फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, प्लूटो तो अब प्लैनेट नहीं है। ठीक है, ये 8 प्लैनेट आप यहां पे देख पा रहे हैं। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। आइए जानते हैं कि कौन सा संस्थान कहां पर है। तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कराईकुडी में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां पर है? बेंगलुरु में है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर में है। ठीक है, अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नमक का भाव कम होना चाहिए भैया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान काशरगोड में है, और आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। अब इसको याद करना बहुत कठिन नहीं है, आलू में शिमला में लाना है हमें, और जो सबसे ज्यादा टेस्टी आपको देखने को मिलेगी आलू शिमला की सब्जी। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां पर है? देहरादून में। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, 6वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड? तो देखिए यहां पे अजीत मिश्रा को यहां पर अजीत मिश्रा को यहां पर सम्मानित किया गया। अजीत मिश्रा को यहां पर क्या किया गया? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए रवि शास्त्री को अभी यहां पर कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रह चुके हैं। दीपा भंडारे की हम बात करें तो इन्हें VCI यानी वसंत जो शुगर इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा यहां पर VSI अवार्ड दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में दीपा भंडारे को अवार्ड मिला है। अब आप मुझे बताइए सविता कंसवाल को कौन सा अवार्ड मिला है? कमेंट बॉक्स पर उत्तर दीजिए, सर्च कीजिए और अभी बताइए सविता कंसवाल को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो आइए बढ़ते हैं अजीत मिश्रा की तरफ। अजीत मिश्रा जो है ब्रिटेन में है और भारतीय मूल के वकील हैं। अजीत मिश्रा जी, जो कि इनको सार्वजनिक क्षेत्र में इनके अच्छे कार्य के लिए, कानून में अच्छे योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। यह बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और यह पुरस्कार पहली बार नहीं मिल रहा है, इसके पहले भी भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उन्हें भी दिया जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका के जो पहले प्रेसिडेंट हैं नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है यहाँ पर यूके के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो यूनाइटेड किंगडम होता है ये कितने मिलकर के बना हुआ है? तो इसमें 4 देश है। पहला स्कॉटलैंड है, दूसरा इंग्लैंड है, तीसरा वेल्स है और चौथा आयरलैंड है। याद रहेगा आपको, या आपको याद रहेगा? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल लंदन है। ऋषि सुनक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और सम्राट जो है चार्ल्स तृतीय है। बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री। दोस्तों जब भी ये मैं क्वेश्चन लाता हूं तो मुझे थोड़ा सा लगता है, अब पॉलिटिकल हम ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि हम करंट अफेयर्स के टीचर हैं, तो हम कभी बात करेंगे जब हम न्यूज एनालिसिस कराएंगे। तो अभी ज्यादा बात नहीं करते। बिहार के 9वें चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो बिहार के 9वें चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार है। बिहार के 9वें चीफ मिनिस्टर बने नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कुछ ही साल पहले अभी यहां पर हुआ क्या था
कि जो बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था इन्होंने, फिर वापस से जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उस पे ज्वाइन हो गए थे आरजेडी के साथ, वापस से गठबंधन इनका टूटता हुआ दिखा। और नीतीश बाबू जो है 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने। एक मीम से वायरल हो रहा था कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, तो बोला भैया चीफ मिनिस्टर बनने के लिए इस्तीफा दिया। तो मतलब ऐसे मीम्स बहुत वायरल हो रहे हैं। आइए चलिए बात करेंगे काफी। तो यहाँ पे राज्यपाल आप देख पा रहे हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। तो इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जो भी राज्यपाल होता है वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे शपथ दिलाता है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा, इन दोनों को उप मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर दिया गया है और टोटल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब दोस्तों बिहार की बात आई तो बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स कैसे छूट सकता है परीक्षा संजीवनी में। आइए बढ़ते हैं, बिहार के करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ करते हैं। तो पहला मिशन दक्ष, इसमें मिशन दक्ष के तहत बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाएगा। बिहार में ये मिशन स्टार्ट हुआ है। अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ पर जाति सर्वेक्षण जारी किया गया जिसमें बताया गया है उसमें ST SC EBC और BC के लिए जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरी में 65% तक बढ़ा दिया गया। बिहार में जो शिक्षक होंगे, जो टीचर्स होंगे, उनका टेस्ट के माध्यम से उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में तैयार हो रहा है। और पहला कौन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहां बन रहा है? बगहा में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। और कैश फॉर वेस्ट योजना पटना नगर निगम में स्टार्ट किया गया है। बहुत ही अच्छी योजना है। आप अपना कचरा लेकर के जाइए पटना नगर निगम, उसकी जगह पर आपको पटना नगर निगम पैसे भी देगी। ठीक है। अब दोस्तों बिहार की बात आई है तो बिहार से संबंधित, बिहार किन किन राज्यों से घिरा है, किस देश से घिरा है, ये सब बताना बहुत जरूरी है। तो बिहार यूपी से घिरा है, बिहार झारखंड से घिरा है, बिहार पश्चिम बंगाल से घिरा है, और ऊपर देखें नेपाल देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा ये बनाता है। तो 3 राज्य हैं और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बन रही नेपाल से। बिहार का जो गठन हुआ 1912 में हुआ है और पहले से पाटलिपुत्र कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज करके पटना किया गया है। प्राचीन नाम था। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं 9वीं बार। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। 243 विधानसभा सीटें हैं। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। 75 विधान परिषद हैं, 16 राज्यसभा सीटें हैं और 40 यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हरिशंकर भावड़ा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? हरिशंकर भावड़ा वॉज द फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों हरिशंकर भावड़ा जो है राजस्थान के, याद रखिएगा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप यहाँ पे हरिशंकर भावड़ा को देख पा रहे हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे, इनका निधन हुआ है। देखिए राजस्थान के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा। 199 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ था, 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी सीटों पर यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, आप मुझे बताएं। यहां पे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान की बात आई, राजस्थान से संबंधित जानकारियों को आइए जानते हैं। तो राजस्थान एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है पाकिस्तान के साथ। इसकी जो सीमाएं हैं गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, यहाँ पर हरियाणा पंजाब के साथ सीमा छूती है। आप यहाँ पर देख पा रहे इसके पड़ोसी राज्यों को। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी, ये भी आप याद रखिएगा। 200 विधानसभा सीटें, लेकिन चुनाव 199 सीट पर हुआ था। राज्यसभा सीटें 10 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान केवला देव, मुकुंदरा हिल्स, राष्ट्र और रणथंभौर सरिस्का, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है। राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हुआ, राजस्थान में हुआ। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहां पे स्टार्ट हुई है? राजस्थान में स्टार्ट की गई है। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों का 58 सम्मेलन कहां हुआ? जयपुर में हुआ है। दोस्तों घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह है। ठीक है। नारायण सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष है प्रशांत अग्रवाल, इनको राष्ट्रपति के द्वारा इनके सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। दोस्तों आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9।
9वां प्रश्न आप सभी के सामने रहा, भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो भारत का पहला जो एआई यूनिकॉर्न बना है कृत्रिम बना है। क्या नाम इसका? कृत्रिम। ठीक है, तो यूनिकॉर्न क्या होता है ये भी बताते हैं, पहले आप समझिए। तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन हो गई है, और जब भी $1 बिलियन होती है तो यानी कि 82 करोड़ से ज्यादा, भारतीय रुपयों में बात करें तो 82 करोड़ रुपए से ज्यादा जिस भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन हो जाती है उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। और दोस्तों 1 महीने पहले ही कृत्रिम जो है एआई मॉडल के रूप में भी लॉन्च हुआ है, ये टेस्ट फॉर्मेट में ये है। 2023 में प्रथम जो चीजें हुई हैं आइए उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। तो भारत का पहला फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित है? तेलंगाना में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा है। आईएनएस विक्रांत की बात कर ले तो भारत का पहला इंडिजीनियस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है, इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा स्टार्ट करने वाला पहला राज्य केरल है। पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट स्थापित हुआ। आगरा में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा, बहुत ध्यान सुनिएगा। डेटा गोपनीयता दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों डेटा गोपनीयता दिवस आज 28 जनवरी, कल 28 जनवरी को मनाया गया, आज तो 29 जनवरी है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कस्टम डे मनाया जाता है, और 24 जनवरी को यहां पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आप ये सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं। तो डेटा गोपनीयता दिवस की शुरुआत 2006 में हुई है, जो काउंसिल ऑफ यूरोप है इन्होंने इसकी शुरुआत की है। देखिए इसका विषय है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। दोस्तों डेटा को यहां पर बचा के रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आज किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है तो उसका डेटा लीक हो जाए, उसके पर्सनल चैट लीक हो जाए, उसका पर्सनल फोटोज लीक हो जाए, उसका पर्सनल कुछ ऐसी हानि हो जाए तो आदमी अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों जरूरत है आज आप सभी अवेयर रहें कि आपका पर्सनल डाटा कोई भी चोरी ना कर ले। इसको लेकर के बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं, लगातार सरकार इस पर सख्त कदम उठा रही है। तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और मतदाता दिवस के बारे में तो हमने जान लिया। दोस्तों यहां से 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का खत्म हो जाता है। अब बारी है रिवीजन करने की। पुराने महीने के करंट अफेयर्स का मैं आप लोगों को हर क्लास में रिवीजन कराता हूं ताकि पुराना ना भूले। तो आइए चलते हैं। इंडियन ऑयल के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस राज्य में ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की गई? तो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की शुरुआत यूपी में की गई है। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की सहायता के लिए जर्मनी की फुटबॉल लीग के साथ साझेदारी की है? तो महाराष्ट्र राज्य के साथ साझेदारी हुई है। रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष है जया वर्मा सिन्हा है। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो विपुल रिखी ने इस पुस्तक को लिखा है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में। किस राज्य में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किए जाएंगे? तो त्रिपुरा में गुलाबी शौचालय स्थापित किए जाएंगे। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला है? तो मनोज बुबना को यहां पे दिया गया है। भारत का जो नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहां पे लॉन्च हुआ है? मुंबई में इसे लॉन्च किया गया, महेंद्रगिरी को। दोस्तों यहां पर 27 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल संडे था और संडे को हम पढ़ते वीकली करंट अफेयर्स। तो वीकली करंट अफेयर्स हम पूरे हफ्ते का रिवीजन करते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो जरूर पढ़िए। आपका टेस्ट होता है, आपका रिवीजन कराया जाता है। 27 जनवरी को सैटरडे था, आइए उन सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 132 लोगों को। इसमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है, 110 पद्मश्री है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को पीएम मोदी जी ने किस मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी? तो राम मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी। पीएम मोदी जी ने यूपी के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? बुलंदशहर में उद्घाटन किया है।
थाई पूसम त्योहार किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड बाय तमिल कम्युनिटी इन तमिलनाडु। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है कैमरून, यह है कैमरून। किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में पहला अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो ये सृजा अकुला ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार दिया है? तो 80 जवानों को वीरता पुरस्कार दिया है। आरबीआई की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायत पर सबसे ज्यादा खर्च करता है? तो पश्चिम बंगाल खर्च करता है। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा सुनाई गई? तो अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा सुनाई गई है। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो शी यू क्वी ने जीता है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके एमसीक्यू को यहां पर डिस्कस करेंगे। आइए महत्वपूर्ण ल्यूसेंट जीके से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सुल्तान बनने के पहले किसका नाम जौना खां था? तो सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी थट्टा में। कहां पे हुई थी? थट्टा में। दिल्ली स्थित सिरी किले का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो दिल्ली में सिरी किला है, उसका कंस्ट्रक्शन किसने कराया था? तो ये कंस्ट्रक्शन अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। दोस्तों 29 जनवरी यहां पर आप लिखें। आज 29 जनवरी के करंट अफेयर्स को आप सभी ने बहुत मन लगा के पढ़ा है, आशा करता हूं, और सभी पॉइंट नोट भी किए होंगे। अब मैं आपके 10 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा तो ये पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई है? 1905 में हुई है। कहिए हाँ सही हुआ कि नहीं। टाटा समूह की स्थापना कब हुई है? 1868 में हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो टोटल स्ट्रेंथ 34 है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है? तो यह है लंस नायक मंजू। लंस नायक मंजू, लंस नायक मंजू। जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? जापान की एजेंसी है। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये मंगल के उपग्रह हैं। किसके हैं? मंगल के उपग्रह हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आपको बताया आलू की सब्जी शिमला के साथ सबसे अच्छी बनेगी भैया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के गवर्नर हैं? बिहार राज्य के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तेलंगाना में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आज का सवाल है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहां पे पहचाना ये व्यक्ति कौन है, इनके बारे में 3 से 4 लाइनें आपको इनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। दोस्तों आप लोगों के लिए काम की बात है, एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट पर यहां पर स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है। टोटल नंबर यहां पे वैकेंसी 139 है। तो एप्लीकेशन 22 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। तो आप इस वैकेंसी की डिटेलिंग देख लीजिएगा। काम की बात मैं रोज बताता रहूंगा। और दोस्तों एक काम की बात और है, डेली 4 लीटर पानी जरूर पियो, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पियो, और सुबह योगा करो, प्राणायाम करो। एक काम की बात ये भी रही, ठीक है, मेडिटेशन करो 10 मिनट का, 1 घंटा अपने आप को जरूर दो, ठीक है। सुबह दो या फिर शाम को दो, बेहतर है सुबह दो, जब आप उठो उसके बाद करोगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। डेली आपको यहाँ पे काम की बात एक और है, डेली 7 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे के बीच में सिटिंग लगाओ, जो सब्जेक्ट पक्का लगाओ और उसी टाइम पे पढ़ो। दोस्तों पूरे साल का जो करंट अफेयर्स के ई बुक है उससे हमने लॉन्च किया है, ईयरली बुक लॉन्च हुई है। जनवरी महीने का मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक कल लॉन्च हो जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना, और कल 30 तारीख को इसे हम लॉन्च कर देंगे। मंथली करंट अफेयर्स लॉन्च कर देंगे जनवरी महीने का, हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम में भी, तो आप पढ़िए और उसे डाउनलोड करिएगा स्टडी कर एप्लीकेशन से। सालाना ई बुक भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने उसमें कवर किए हैं। स्टडी कर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से ई बुक में आप जाएंगे और इन सभी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स, बहुत सारे आपकी कोई क्वेरी हो तो राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप डायरेक्टली मुझे वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का सेशन आपको बेजोड़ लगा होगा।
और इस सेशन से संबंधित जो भी आपका सुझाव हो वो भी दीजिए। इस क्लास को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पे दीजिए। ये क्लास आपकी है, हम और आप मिलकर के इसे और बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक ही बात बोलना संकल्प के साथ, तू यहां पर कुछ पाने के लिए पैदा हुआ है और तू जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।